जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, जैसे कि रेलवे एग्जाम, दिल्ली पुलिस या किसी भी अन्य एग्जाम की, तो यह सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सारे प्रश्न पीवाईक्यू हैं जो पूछे गए हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बट लास्ट में बताइएगा वीडियो कैसा लगा और वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन ही पूछा है आपसे, आईपीएल 2025 का विजेता कौन बना? आपसे पूछा था कि आईपीएल 2025 का विजेता कौन बना था, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पंजाब सुपर किंग्स को हराकर आईपीएल 2025 का विजेता बना। विजेता टीम रही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहली बार आईपीएल खिताब जीता। फाइनल मुकाबला आरसीबी ने पंजाब किंग्स को 6 रन से हराया। फाइनल स्थान और तारीख जो था वो फाइनल 3 जून 2025 को नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया। ऑरेंज कैप किसे मिलता है? तो ऑरेंज कैप जो मिलता है सबसे अधिक रन बनाने वाले प्लेयर को मिलता है। साई सुदर्शन ने इस बार जीता। ये गुजरात टाइटंस से खेलते थे और इन्होंने 759 रन बनाए। पर्पल कैप जो सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज को मिलता है पूरे टूर्नामेंट में। तो यह जो मिला, यह प्रसिद्ध कृष्णा को मिला। यह भी गुजरात टाइटंस थे और टाइटंस से ही थे और इन्होंने 25 विकेट प्राप्त किए। मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर रहे वो सूर्य कुमार यादव, मुंबई इंडियंस के। विराट कोहली के प्रदर्शन की बात कर लेते हैं तो उन्होंने फाइनल में 43 रन बनाए, कुल टूर्नामेंट में 657 बनाए। एक और रिकॉर्ड बना, आरसीबी ने 18 वर्ष की प्रतीक्षा को समाप्त किया और पहला खिताब जीता। इसलिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? आपसे पूछा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सिपकिला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में है, या एकदम सही है। सिपकिला दर्रा जो है भारत और चीन की सीमा पर स्थित है, किन्नौर जिला में, तो यह विकल्प सही है। लिपुलेख दर्रा की बात करें तो लिपुलेख दर्रा जो दिया है अरुणाचल प्रदेश। लिपुलेख दर्रा जो है उत्तराखंड में स्थित है, या अरुणाचल प्रदेश में नहीं, या उत्तराखंड में स्थित है। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो गलत सुमेलित है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित, ना कि अरुणाचल प्रदेश में, या भारत, नेपाल और चीन की त्रिसीमा बिंदु के पास स्थित है। इस दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा का मार्ग हो जाता है। बाकी ऑप्शन सी जो नाथुला दर्रा या सिक्किम में स्थित है, यह विकल्प सही है। और नाथुला दर्रा सिक्किम भारत चीन सीमा पर स्थित है, सिल्क रूट का हिस्सा है। और जोजिला दर्रा की बात करें तो जम्मू एवं कश्मीर लद्दाख मार्ग पर श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है जोजिला दर्रा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा निम्न में से किस देश से ली गई है? आपसे पूछा कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा निम्न में से किस देश से ली गई है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी ध्यान के एग्जाम में पूछता है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है कैनबरा है। बात करें समवर्ती सूची का, तो समवर्ती सूची का अर्थ है ऐसी सूची जिसमें केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है। भारतीय संविधान में यह अवधारणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में, क्या भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची 7 शेड्यूल में 3 सूचियां दी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सूची केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है, समवर्ती सूची दोनों सरकारें कानून बना सकती है। यदि किसी विषय पर दोनों कानून अलग अलग हो तो केंद्रीय कानून प्रभावी रहता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है? आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। महाधिवक्ता राज्य सरकार का मुख्य विधिक अधिकारी होता है। यह पद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में वर्णित है। अनुच्छेद ध्यान रखिएगा, 165 में वर्णित है। महाधिवक्ता राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देता है और राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व उच्च न्यायालय में करता है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। योग्यता, व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के योग्य होना चाहिए। कार्यकाल संविधान में निश्चित नहीं, राज्यपाल की इच्छा तक रहता है। इसका कर्तव्य क्या है? तो राज्य सरकार को कानूनी सलाह देना, न्यायालयों में राज्य का प्रतिनिधित्व करना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न भी बढ़िया प्रश्न है। पूछा आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताइए। तो रेड क्लिप रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में, एकदम सही है। रेड क्लिप रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। मेजिनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच है, यह भी एकदम सही है। मेजिनॉट रेखा जो है फ्रांस और जर्मनी के बीच रेखा है। डूरंड रेखा बांग्लादेश और भारत के बीच में बताया है, यह गलत हो जाएगा। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो गलत सुमेलित है। डूरंड रेखा वास्तव में भारत और बांग्लादेश के बीच नहीं है, बल्कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा। इसे
1893 में ब्रिटिश विदेश सचिव सर मल्टीमर डूरंट ने निर्धारित किया था। बाकी विकल्पों की बात करें तो ऑप्शन डी बचा हिडनबर्ग रेखा। तो हिडनबर्ग रेखा जो जर्मनी और बेल्जियम के बीच प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक सैन्य रेखा थी, तो यह भी सही है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो सुमेलित नहीं है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार का मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 24वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मूल रूप से संपत्ति का अधिकार यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी अनुच्छेद 31 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार था, लेकिन भूमि सुधार और सामाजिक न्याय के रास्ते में अड़चन बनने के कारण इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया। अब इसे अनुच्छेद 301 के अंतर्गत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इसका अर्थ है किसी को भी उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता सिवाय कानून के प्रावधानों के अनुसार। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से किसे तमिलनाडु में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किसे तमिलनाडु में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पुथांडु इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पुथांडु यह तमिल नववर्ष हर वर्ष अप्रैल माह के मध्य में मनाया जाता है। आमतौर पर 14 या 15 अप्रैल को यह दिन सौर नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। इस दिन तमिल लोग नए वर्ष का स्वागत धार्मिक अनुष्ठानों, सजावट और विशेष व्यंजन के साथ करते हैं। पुथांडु को वरुसा विरुप्पु भी कहा जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो पोंगल जो है फसल कटाई का पर्व है, जनवरी में मनाया जाता है। उगादि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। ओणम केरल का प्रमुख फसल उत्सव है यह। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई, जिसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, की स्थापना किस वर्ष हुई थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1928। बीसीसीआई की स्थापना दिसंबर 1928 में की गई थी। इसे ब्रिटिश इंडिया के दौरान विभिन्न क्रिकेट क्लबों द्वारा मिलकर भारतीय क्रिकेट के संचालन के लिए बनाया गया था। बीसीसीआई का मुख्यालय वर्तमान में मुंबई में स्थित है। यह दुनिया का सबसे धनी क्रिकेट बोर्ड माना जाता है। इसके पहले सचिव थे एंथनी डेमेलो और पहले अध्यक्ष थे आर.ई. ग्रांट गोवंस। वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान अध्यक्ष हैं बीसीसीआई के मिथुन मनहास। टेस्ट कप्तान है जो भारतीय क्रिकेट टीम के वो शुभमन गिल है। मुख्य कोच भारतीय क्रिकेट टीम पुरुष के गौतम गंभीर हैं और महिला के अमूल मजूमदार हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत के वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। आपसे पूछा कि भारत में वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बात क्या हो रही वित्त आयोग की, तो भारत का प्रथम वित्त आयोग वर्ष 1951 में गठित किया गया था। इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत हुआ था। अध्यक्ष थे केसी नियोगी। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। केसी नियोगी अध्यक्ष थे। गठन वर्ष 1951। रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1952 में। इसका उद्देश्य था केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण। इसकी जो अवधि होती है वित्त आयोग की गठित होने की, वो अवधि 5 वर्ष में, हर 5 वर्ष में गठन किया जाता है। मुख्य कार्य क्या होता है इनका, तो करों के बंटवारे का निर्धारण, राज्यों को अनुदान की सिफारिश, वित्तीय संतुलन बनाए रखना। वर्तमान में डॉक्टर अरविंद पनगड़िया भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। इससे पहले 15वां वित्त आयोग था जिसके अध्यक्ष एन.के. सिंह थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसे नाबार्ड बोलते हैं, की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1992 में। नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना कब हुई थी, 12 जुलाई 1992 को हुई थी। इसकी स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पर हुई थी। वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष जो है साजी के भी हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है साहित्य में भारत देश के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है। आपसे पूछा कि साहित्य में भारत देश के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 1913 में प्रदान किया गया था। उन्हें यह पुरस्कार उनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए मिला। वे भारत और एशिया के पहले व्यक्ति थे जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। बाकी विकल्पों की बात करें तो अमृत सेन, इन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 1998 में मिला। सीबी रमन, इन्हें भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला 1930 में। और कैलाश सत्यार्थी, इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिला 2014 में मिला मलाला यूसुफजई के साथ। तो ये सारे जो नाम है चर्चित नाम है, एग्जाम में पूछता है तो ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म
सुमेलित नहीं है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया में जो है डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं, तो एकदम सही है। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड नामक घास के मैदान पाए जाते हैं, तो यह भी सही है। मध्य एशिया में स्टेपी बोलते हैं घास के मैदान को, तो यह भी सही है। अर्जेंटीना पेरिस दिया हुआ, यह गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मेल नहीं खाता है। पेरिस जो है या उत्तरी अमेरिका, विशेषकर यूएसए और कनाडा में पाए जाने वाले घास के मैदान हैं। अर्जेंटीना के घास के मैदान का नाम जो है पंपास है, ना कि पेरिस है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2026 का पुरुष हॉकी विश्व कप कहां खेला जाएगा? आपसे पूछा है कि 2026 का पुरुष हॉकी विश्व कप कहां खेला जाएगा, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेल्जियम और नीदरलैंड में। 2026 का पुरुष हॉकी विश्व कप बेल्जियम एवं नीदरलैंड में खेला जाएगा। हॉकी विश्व कप की शुरुआत कब हुई थी? तो हॉकी विश्व कप की शुरुआत 1971 में बार्सिलोना स्पेन में हुई थी। पहला विजेता रहा पाकिस्तान 1971 में। सबसे अधिक विजेता देश रहा पाकिस्तान 4 बार। भारत ने कितनी बार जीता है? तो भारत ने केवल 1 बार जीता है, 1975 में कोलालमपुर मलेशिया में। 2026 हॉकी विश्व कप की बात करें तो बेल्जियम और नीदरलैंड खेलेगा। 2023 विश्व कप के दौरान भारत में सबसे बड़ी हॉकी स्टेडियम बनी बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम, राउरकेला, उड़ीसा में। इसका जो संस्था हॉकी को जो ऑर्गेनाइज करता है वो FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1924 में हुई थी, पेरिस में हुई थी। यही हॉकी को रेगुलेट करता है। FIH मुख्यालय है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, जिसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में की थी, यह एकदम सही है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में पुणे में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। उद्देश्य था समाज सेवा व राष्ट्र निर्माण के लिए शिक्षित युवाओं को तैयार करना। ऑप्शन बी सोशल सर्विस लीग, तो सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911 में नारायण मल्हार जोशी ने किया था, तो यह भी विकल्प सही है। ऑप्शन बी भी सही है। उद्देश्य था मजदूरों की दशा सुधारना, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। ऑप्शन सी दिया है सेवा समिति हृदयनाथ कुजरू, तो यह गलत हो जाएगा। सेवा समिति हृदयनाथ कुजरू द्वारा नहीं बल्कि हरदेव प्रसाद दीक्षित द्वारा 1910 में इलाहाबाद में स्थापित की गई थी। उद्देश्य था ग्रामीण भारत में सामाजिक सेवा और शिक्षा का प्रसार करना, तो यह विकल्प गलत है। इसलिए ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की बात करें तो इसके संस्थापक राम वाजपेयी थे, तो ऑप्शन सी जो है या सही है या सुमेलित नहीं है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य पाइका नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य पाइका नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पाइका नृत्य उड़ीसा का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। यह नृत्य मूल रूप से योद्धाओं द्वारा किया जाता है जो युद्ध कौशल और शौर्य को दर्शाता है। इसमें नर्तक जो है तलवार, ढाल और पारंपरिक वेशभूषा धारण करते हैं। इसे युद्ध नृत्य भी कहा जाता है और यह पाइका विद्रोह 1817 से भी जुड़ा हुआ है, जिसे भारत का पहला संगठित स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो तमिलनाडु भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध, मणिपुरी नृत्य और थांगटा मार्शल डांस के लिए प्रसिद्ध, केरल कथकली और मोहिनीअट्टम के लिए प्रसिद्ध। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है ट्रांस साइबेरियन रेलवे निम्नलिखित में से किस देश की परियोजना है। आपसे पूछा है कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे निम्नलिखित में से किस देश की परियोजना है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ट्रांस साइबेरियन रेलवे रूस की एक विशाल रेलवे परियोजना है। यह दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन है, जिसकी लंबाई 9289 किलोमीटर, मतलब 9289 किलोमीटर। यह मार्ग मॉस्को से शुरू होकर व्लादिवोस्तोक तक जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग को राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना चाहिए। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपसे पूछा कि भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की किस देश से लिया गया है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयरलैंड के संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है। इसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना तथा देश में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। DPSP की अवधारणा भारतीय संविधान ने आयरलैंड के संविधान से ली है। आयरलैंड में यह विचार स्पेन के संविधान से अपनाया था। बाकी विकल्पों की बात करें तो
अमेरिका के संविधान से भारत ने यहाँ से मौलिक अधिकार और न्यायिक पुनर्विवेचन की अवधारणा ली। कनाडा का संविधान भारत ने यहाँ से संघीय प्रणाली और राज्यपाल की नियुक्ति जैसी बातें ली। फ्रांस का संविधान भारत ने यहाँ से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श लिया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशनम ये सभी कालिदास की रचना है, परंतु नीतिसार जो दिया है या नहीं है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कालिदास संस्कृत के महान कवि और नाटककार थे। उनकी प्रमुख रचनाएं महाकाव्य थी रघुवंशम और कुमार संभवम। नाटक थे अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविका, खंडकाव्य ऋतुसंहार और मेघदूतम। नीतिसार वास्तव में कामंदक द्वारा रचित है, कालिदास की नहीं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन को किस अधिवेशन में अपनाया था। आपसे पूछा कि कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन को किस अधिवेशन में अपनाया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागपुर अधिवेशन 1920 में। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने नागपुर अधिवेशन 1920 में औपचारिक रूप से पारित किया था। इस अधिवेशन में महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलन शुरू करना निर्णय लिया गया था। अधिवेशन स्थान था नागपुर, महाराष्ट्र। वर्ष दिसंबर 1920 में अध्यक्ष थे श्री विजय राघवाचारी। इसी अधिवेशन में कांग्रेस की संगठनात्मक संरचना को प्रांतीय समितियों के आधार पर पुनर्गठित किया गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। आपसे पूछा कि भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, झांसी में। झांसी उत्तर प्रदेश में भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना जो हुई थी 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। यह संस्थान आईसीआर यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत कार्य करता है। इसका मुख्य कार्य है चारा फसलों और चारागाहों का विकास, पशुओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाले चारे की खोज, घास भूमि प्रबंधन और टिकाऊ कृषि प्रणाली पर अनुसंधान। बाकी विकल्पों की बात करें, बीकानेर में यहाँ राष्ट्रीय ऊर्ज अनुसंधान केंद्र है, जबलपुर यहाँ केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान है, भोपाल यहाँ भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है, IIFM है। तो ये रहे आपके टॉप जी के जीएस के प्रश्न जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। इन सभी प्रश्नों का राइट आंसर आप लोग को आना चाहिए। जो भी क्वेश्चंस ना बन रहे हो एक दो बार रिवीजन करेंगे आपको याद हो जाएगा। इसके लिए आपको कॉपी पेन में उस प्रश्न को नोट करना होगा और बार बार रिवीजन करना होगा। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा निम्न में से किस देश से ली गई है। आपसे पूछा कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा निम्न में से किस देश से ली गई है। इसका जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।